हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नवनीत भंडारी आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बच्चों कि दो चार्जेस किस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। पिछली वीडियोस में आपने ये समझा था कि चार्जेस क्या होते हैं और मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो चार्जेस एक दूसरे पर किस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज से मतलब इस लेक्चर से हमारे न्यूमेरिकल्स की भी शुरुआत हो जाएगी। तो आई होप आपने पिछली सभी वीडियोस को देखा होगा, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको सब चीजें बताई गई है बच्चों। ओके, तो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले तो मैं इसका एक हेडिंग दे देता हूं। टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ। राइट, कूलम्ब्स वही जिसकी हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं एज अ चार्ज, राइट, कूलम्ब्स। तो अब हमको ये तो पता है बच्चों कि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, है ना। हमको ये तो पता है कि नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सही है, बट कितना करेगा? मैथमेटिकली हमारे पास कोई वैल्यू तो नहीं है ना जिससे मैं ये बता सकूं कि ये 10 न्यूटन फोर्स है, 50 न्यूटन। मैथमेटिकल डाटा मिसिंग है। और कोई भी चीज प्रमाणित तब होती है, प्रूफ तब मिलता है जब हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर पाते हैं। हम अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स में न्यूमेरिक डाटा को ऐड कर दे तो वो ज्यादा ऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन बन जाती है, राइट। तो कुलम्स ने हमको यही बताया कि दो चार्जेस में एक्चुअल में किस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट कि अगर हमारे पास दो स्टेशनरी चार्जेस है, Q1 और Q2, राइट। हो सकता है एक 10 कूलम और हो सकता है एक 20 कूलम हो, बट दे शुड बी स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस, छोटे छोटे चार्जेस। इफ वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 और उनके बीच की जो सेपरेशन है बच्चों वो R है, राइट। तो मैं ये बहुत ही क्लियरली बोल सकता हूं कि Q1 जो Q2 पर फोर्स लगाएगा वो ऐसे बाहर की तरफ होगा, और उस फोर्स को मैं नाम दूंगा, इट शुड बी F21 वेक्टर या F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। और Q2 जो Q1 पर फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पर 2 की वजह से फोर्स। ओके, और अगर मैं बोलता हूं दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल बराबर मुझे मिलेगा, वेक्टर फॉर्म में मैं भी आऊंगा, मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। बट हाँ, अभी हम बात करें कि दो चार्जेस पर लगने वाला फोर्स, मान लेते हैं कि वो F के बराबर है। तो किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है बच्चों, सबसे पहले तो डिपेंड करेगा वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पर। और हमने जो प्रोडक्ट लेना है वो मैग्नीट्यूड का लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये -2 कूलम चार्ज है और ये 4 कूलम चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, एरोज एक दूसरे की तरफ हो जाएंगे। बट तब भी मैं ये बोलूंगा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 2 और 4 के मैग्नीट्यूड पर। यहाँ पर मैं पोलैरिटी की बात अभी नहीं करूंगा, मैं कभी भी बात नहीं करूंगा। वो पोलैरिटी बस मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगी। इसलिए अगर यहाँ पर माइनस और प्लस हो तब भी आपने प्लस प्लस लेना है, माइनस माइनस हो तब भी आपने प्लस प्लस लेना है, प्लस प्लस है तो प्लस प्लस तो लोगे लोगे। सो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। जस्ट लाइक ग्रेविटेशन, अगर आपको थोड़ा थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स याद आ रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ऐसा होता था बच्चों, GM1 M2 ओवर R स्क्वायर, कुछ ऐसा होता था, राइट। ये भी कुछ वैसा ही बनेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, जनरली जो ये फील्ड वाले फोर्सेस है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में भी कुछ ऐसा था ना, 1/r² पर देखो डिपेंड कर रहा था। यानी कि अगर तुम दो मासेस के बीच की सेपरेशन को डबल कर दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, अगर तुम दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस डबल कर देते हो तो उनके बीच का जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाएगा। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब तक की ये कहानी बच्चों। यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। माइनस और प्लस का होना हमको ये बताएगा कि अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, राइट। डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, अब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, राइट। वो माइनस और प्लस, अब मुझे पता है कि अगर -2 है और यहाँ पर अगर -2 है और यहाँ पर अगर -2 है और यहाँ पर +4 है, तो मुझे बस इतना पता लगेगा कि फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, राइट। बट यहाँ पर इस फॉर्मूला में मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं बार बार आपको ये बात समझा रहा हूँ। ओके, तो अब तक मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, राइट। अब हमने ये देखा है कि जो
ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है ना, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कई बार नोटिस करा है कि जैसे कि अगर मान लो H प्लस और Cl नेगेटिव मतलब HCl, राइट, अगर तुम किसी भी इस तरह के कंपाउंड को पानी में डाल देते हो, अभी तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है जब तक ये एयर के अंदर है मान लो, राइट, पानी में डालते कुछ ऐसा हो जाता है, ये H प्लस और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाता है बच्चों, अलग हो जाता है एकदम। यही चीज नमक के साथ देखने को मिली। वैसे तो आयनिक बॉन्ड है Na प्लस Cl नेगेटिव मतलब कि NaCl, लेकिन पानी में डालते हो मतलब मीडियम चेंज करते हो, एयर से किसी और मीडियम में ले गए, अचानक से Na प्लस अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स था वैक्यूम के अंदर, पानी के अंदर जाते ही, सॉल्वेंट के अंदर जाते ही वो क्या हो जाता है बच्चों, वीक हो जाता है, तभी तो अलग हो गए। इससे ये पता लगता है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब मैं हटाऊंगा तो कोई ऐसा कांस्टेंट आएगा जो मीडियम डिपेंडेंट होगा। मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट की जरूरत है मुझे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। ये मेरा अभी जो फॉर्मूला, ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बन चुका है, जिसमें इस के का मतलब क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और जब इसकी मैथमेटिकल वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। और अगर आप यूनिट की बात करोगे, अगर के को आप यहीं पर रख लो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा FR² अपॉन Q1 Q2, राइट। तो यानी कि इसकी यूनिट बननी चाहिए न्यूटन, R² के लिए मीटर स्क्वायर, नीचे की तरफ है कुलम्ब 2 बार यानी कि चार्ज 1 एंड चार्ज 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कुलम्ब स्क्वायर इनवर्स। तो ये हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ मैं कुलम्स लॉ को मैथमेटिकली बता पाया आपको कि कुलम्स लॉ क्या है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ओके, अब अगर आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, राइट, तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं बच्चों। मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूं आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए नोट्स बनाना थोड़ा सा आसान रहेगा। ओके, इफ आई राइट स्टेटमेंट तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस at rest is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। तो इस तरह से बच्चों मैं इसको थियोरेटिकली भी लिख सकता हूं। दिस इज बेसिकली कूलम्स लॉ। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और कंपैरिजन की बात करते हैं। जैसे कि मैं यहां लिखता हूं कूलम्स लॉ, और फिर मैं यहां पर लिखता हूं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कूलम्स लॉ अभी हमने क्या पढ़ा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये क्या है हमारे पास, कैपिटल G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूं कि भाई दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो कैसे जज करोगे बच्चों? इफ आई आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो व्हाट इज यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, इस ब्रह्मांड में जितने भी मास है वो मास एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स।
व्हाट इज कूलम्स लॉ? इस ब्रह्मांड में जितने भी चार्ज है वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, मतलब ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बट अगर मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की, इट विल बी ओनली अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, असर्शन रीजन में कभी आ जाए तो आपको ये बात पता होगी। तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन और वीक कौन? अब इसका इसका जो जवाब है हमको वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब अगर देखो मैं यहां पर इस कॉलम में रखता हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन और यहां रखता हूं ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, राइट? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये भी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो दे शुड अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास है और इस अभी हमने क्या पढ़ा, इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास है बच्चों, राइट, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, gm1m2/r²। और कहानी को बिल्कुल सिंपल रखने के लिए मैं जो सेपरेशन है वो 1 मीटर ले लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी ना हो। और मैं रफ रफ कैलकुलेशन करूंगा, मतलब मैं मैग्नीट्यूड्स की बात करूंगा, सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। जैसे कि फॉर एग्जांपल जी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10⁻⁻11। अदरवाइज क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। मास मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। सो मैं यहाँ पर मास के नाम पर सिर्फ ले रहा हूँ -31। यहाँ दूसरा मास भी कितना होगा, -31, और सेपरेशन 1, 1 का स्क्वायर 1। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो कितना आ रहा है पता है, 10⁻⁻73 न्यूटन। अब यही सेम चीज मैं कूलम्स लॉ में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मास से तो कोई मैटर है नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को ये क्या करने वाले हैं, रिपेल। और कहानी को सिंपल रखने के लिए सेपरेशन कितनी ले लेता हूँ इनकी भी, 1 मीटर। तो अब अगर यहाँ पर कूलम्स लॉ लगाते हैं हम कि Q1 Q2/r², आपको पता होगा मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है नेगेटिव का। बट क्योंकि अभी कूलम्स लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा यहाँ पर। तो इसलिए मैं अगर यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, जैसे कि के का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10⁻⁹ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वैसे वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ तो मैंने पावर उठा ली सिर्फ 10 की। चार्ज में क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻19। दूसरे वाले में भी कितना है बच्चों, 10⁻⁻19। सेपरेशन कितनी है, 1। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आने वाला है, 10⁻⁹ -38, यानी कि 10⁻, कितना आएगा, -19 विल बी -38, 38 प्लस 9, तो 38 में से 9 तो ये आएगा 27, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी 10⁻⁻27। अगर ये -27 आ गया है, सॉरी 27 नहीं आएगा ना, ये 29 आएगा। अगर ये -29 आ गया है, ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वैल्यू कितना है, -29। नीचे उसका कितना आया, -73। अगर सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴4। इससे बच्चों ये पता लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इज दिस मच टाइम स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे को रिपेल ही क्यों करेंगे, वो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता है कि उनको अट्रैक्ट करना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहा है कि उनको रिपेल करना चाहिए। हियर इज द आंसर, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इतना ज्यादा स्ट्रोंगर है एज कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए यहाँ पर चार्जेस वाला फोर्स डोमिनेंट है, राइट? डोमिनेंट फोर्स कौन सा हुआ यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर दोनों में कंपैरिजन करूं। उसका एक रीजन भी है ना, यहाँ पर जो के का वैल्यू है वो देखो ना 9 है, और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू वो -11 है। तो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे भी हमारे फोर्स के मैग्नीट्यूड पर फर्क पड़ रहा है। तो ये एक मैंने आपको कंपैरिजन बताने की कोशिश करी, राइट? इसी तरह से आप चाहो तो प्रोटॉन प्रोटॉन का भी आप ले सकते हो कंपैरिजन, बस प्रोटॉन का मास -27, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻27 आएगा यहाँ पर। ओके, चार्ज इतना का इतना रहेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाँ कूलम्स लॉ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा दिखता है बट येट इट इज समथिंग डिफरेंट। और अगर मैं बात करता हूं ग्राफ की, अगर आपने ग्राफ बनाना हो बच्चों, बहुत ही प्रैक्टिकल सा और सिंपल सा ग्राफ है बच्चों। अगर मैं बनाता हूं एफ वर्सेस आर ग्राफ, तो इट विल बी लाइक दिस ओनली, क्योंकि हम जानते हैं एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है।
है ना। डिस्टेंस को डबल करोगे तो सीधा 4 गुना कम हो जाएगा फोर्स, डिस्टेंस को ट्रिपल करोगे तो सीधा 9 गुना कम हो जाएगा फोर्स। ओके, और इसी तरह से ही अगर आप चाहो एफ वर्सेस 1/r² में ग्राफ बना सकते हो, बट उस केस में ये क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक बार पीवाईक्यू में सवाल आया था कि एक तो ग्राफ ऐसे था और एक ग्राफ ऐसे था, राइट। ये एफ, ये भी एफ, ये है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है 1/r²। ये एंगल 60 डिग्री बन रहा था और ये एंगल बन रहा था 30 डिग्री। सवाल पता क्या था बच्चों, सवाल ये था कि ये भी वन पेयर ऑफ चार्जेस है, ये x, y चार्ज है, राइट। और ये वाला भी वन पेयर ऑफ चार्ज है, ये मान लो x1, y1। या फिर आप ऐसा करते हैं x1 y1 नहीं लेते, आप इसे कोऑर्डिनेट्स में कंफ्यूज हो जाओगे। हम ऐसा बोलते हैं कि ये चार्ज है q1 q2, राइट, और ये वाला चार्ज है q3 q4। तो आपको बताना था कि दोनों में से डोमिनेंट फोर्स कौन सा है, मतलब इस ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इससे दो इन्फॉर्मेशन मिल रही है बच्चों। एक तो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, फोर्स पॉजिटिव कब हो सकता है, फोर्स पॉजिटिव कब हो सकता है बच्चों, अगर फोर्स का वैल्यू हम पॉजिटिव लिखते हैं तो फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है रिपल्शन। रिपल्शन क्यों, क्योंकि इस केस में या तो दोनों चार्ज ही नेगेटिव है आपके, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव बना लेगा ना, Q1 Q2, तो वो पॉजिटिव बना लेगा। और दूसरी बात, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर दोनों ही पॉजिटिव है तब तो ऑब्वियसली फोर्स पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन दोनों ही केस में अगर दोनों नेगेटिव है तब भी रिपेल करेगा, पॉजिटिव है तो भी रिपेल करेगा। इससे पता लगता है कि जो ऊपर वाला फोर्स है इट इज रिप्रेजेंटिंग रिपल्शन। ओके, और नीचे वाला फोर्स क्या बता रहा है, नीचे वाला फोर्स अट्रैक्शन बता रहा है, क्योंकि इस केस में हो सकता है एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो। तो Q1 Q2 अगर मैं माइनस भी करता हूँ, मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो नेगेटिव फोर्स आएगा, या फिर एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो। तो अगर फोर्स का वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब फोर्स का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अट्रैक्शन है। तो यानी कि नीचे क्या पता लग रही है मुझे कि ये वाला फोर्स क्या है, बेसिकली अट्रैक्शन। अब अगर मैं सेम दूरी पर देखूं, सेम दूरी मतलब अगर डिस्टेंस को फिक्स कर दे, तो ये वाला फोर्स का वैल्यू इतना आ रहा है और ये वाले फोर्स का वैल्यू थोड़ा आ रहा है, ये ज्यादा वैल्यू और ये कम वैल्यू। इससे ये पता लगता है कि जो ये चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है किससे, Q3 Q4 के मैग्नीट्यूड से, तभी ऊपर वाला फोर्स स्ट्रोंगर हुआ, राइट। ऊपर वाला फोर्स स्ट्रोंगर होने का सिंपल सा, और स्लोप भी देख सकते हो तुम चाहो तो, स्लोप से भी पता लग रहा है यहाँ पर। स्लोप ज्यादा तो यानी कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी क्या हुआ बच्चों, ज्यादा हुआ, राइट। तो एक अगर मैं इसको सिंपली इसको अगर मैं फ्रेम करूं तो मैं ये बोल सकता हूं, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है दोनों ही नेगेटिव चार्ज है, चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में बच्चों फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव, और कैसा होगा, रिपल्सिव। और अगर चार्जेस का प्रोडक्ट लेस देन जीरो है बच्चों, तो उस केस में फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव, और नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको पता होनी, इस पे सवाल बन सकते हैं, इवन तक कि इस साल भी इस पर सवाल था, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात, तो अब हमको ये तो पता लग रहा है यहाँ पर कि भाई जो कुलम फोर्स है वो ये है बेसिकली के Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, हमने ये भी समझा, अभी भी मीडियम चेंज करने पर तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फोर्स वीक हो जाएगा। जैसे कि HCl को हवा में देखो तो कुछ हो रहा है, पानी में देखो तो डिसोशिएट हो गया। नमक को हवा में देख रहा हूँ तो पाउडर फॉर्म में मिल रहा है, पानी में डाल रहा हूँ तो डिसॉल्व हो रहा है। तो अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि फोर्स को अफेक्ट करने के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है। तो इस के को अगर मैं ब्रेक करता हूँ, इस के को अगर मैं फिर से ब्रेक करता हूं तो इस के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, यहां पर वैक्यूम की बात हो रही है, तो के को ओपन करने पर मुझे वैल्यू क्या मिलती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब के का खुद का वैल्यू। तो यानी कि फॉर्मूला लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r²। ये एप्सिलॉन नॉट का फर्दर मीनिंग क्या होता है बच्चों, परमिटिविटी। इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम।
यानी कि बेसिकली इसको हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच अलाउ हाउ मच फोर्स टू चार्जेस कैन एक्सर्ट ऑन ईच अदर। अदरवाइज इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये कितना ज्यादा फील्ड लाइंस को रजिस्ट करता है, क्योंकि परमिटिविटी ज्यादा होने से फोर्स कम पड़ेगा, राइट। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे, वैक्यूम के लिए परमिटिविटी कम होगी तभी फोर्स ज्यादा है। पानी में परमिटिविटी शायद ज्यादा है जिसकी वजह से वहां पर फोर्स वीक हो गया। तो परमिटिविटी एक ऐसा फैक्टर है जो फोर्स को अफेक्ट करेगा डायरेक्टली, और परमिटिविटी ज्यादा हो जाने से फोर्स वीक होगा। तो आप ये बोल सकते हो परमिशन गारंटेड बाय द मीडियम टू द चार्जेस हाउ मच फोर्स दे कैन एक्सर्ट ऑन ईच अदर। समझ पाए मेरी बात को? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप दो तरह के स्कूल चूज कर सकते हैं, एक ऐसा स्कूल जो थोड़ा सा कैजुअल हो, जहां पर डिसिप्लिन की थोड़ी सी कमी हो, एक ऐसा स्कूल जहां डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट हो, राइट। तो वो जो आसपास का माहौल है कि कितना ज्यादा आप स्कूल में जाकर शरारतें कर सकते हो, वो स्कूल की परमिटिविटी हो गई कि वो स्कूल का वो परमिशंस या परमिटिविटी वो डिसाइड करेगा कि आप कितना कैजुअल रहोगे, कितना ज्यादा मतलब सिंसियर रहोगे। तो यही चार्जेस के साथ है, मीडियम चेंज करने पर परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूं एप्सिलॉन नोट की, तो एप्सिलॉन नोट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से, एफ आर स्क्वेयर, ओके, एफ आर स्क्वेयर 4 पाई भी ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय Q1 Q2, राइट। और अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां से कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट देखो मिल गई ना यहां से, एप्सिलॉन नोट की एसआई यूनिट फोर्स के लिए न्यूटन, आर स्क्वेयर के लिए मीटर स्क्वेयर, Q1 Q2 नीचे तो यानी कि कूलम्ब स्क्वेयर इनवर्स। ठीक है बच्चों, कुछ हमने शायद गड़बड़ कर दी यहाँ पर, सॉरी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। फॉर्मूला ये ऐसा बनेगा ना, एप्सिलॉन नोट ऊपर जाएगा तो ये होगा Q1 Q2 बाय में 4 पाई एफ आर स्क्वेयर। हाँ अब बनेगी इसकी, अब यूनिट देखो क्या बनेगी, चार्जेस का प्रोडक्ट है तो कूलम्ब स्क्वेयर, 4 पाई का कोई यूनिट नहीं है, एफ नीचे है तो यानी कि न्यूटन इनवर्स, और आर स्क्वेयर भी नीचे है मतलब ऊपर जाकर मीटर स्क्वायर इनवर्स। तो ये हो जाएगी क्या, परमिटिविटी की यूनिट। और के की यूनिट क्या थी, बिल्कुल इसकी अपोजिट, के की यूनिट क्या थी, न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो ये के की यूनिट थी बच्चों, राइट। के और एप्सिलॉन नॉट आर एंटी टू ईच अदर बेसिकली, ओके। सो ये बात है यहाँ पर। अच्छा, अब आगे क्या है इसके अंदर, अब आगे ये है कि मुझे एक चीज और समझनी पड़ेगी बच्चों यहाँ पर, कि अगर मैं बोलता हूं कोई और मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम, कोई और मीडियम में मैं इसी को क्या लिखूंगा, फोर्स किसी भी मीडियम में क्या होगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। अगर मैं वैक्यूम में लिखता, फॉर वैक्यूम फोर्स इन वैक्यूम क्या लिखता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस इन दो बातों का फर्क है, वैक्यूम के अंदर एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा और मीडियम के अंदर एप्सिलॉन टाइम लिखूंगा। किसके बराबर होगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं बच्चों, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, मतलब इसको मैं उससे डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, देखो वैक्यूम के इनवर्स में ना एप्सिलॉन नोट, तो अगर वैक्यूम ऊपर तो नीचे क्या आएगा, एप्सिलॉन नोट, राइट। और ऊपर क्या रहेगा, एप्सिलॉन टाइम। अगर तुम दो इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो तुमको ये मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस इसका जो रेशो है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, एप्सिलॉन आर या फिर के। इसका मतलब क्या है बेसिकली, या तो मैं इसको बोल देता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर मैं बोल देता हूं इसको रिलेटिव परमिटिविटी। राइट, इससे ये भी पता लग रहा है कि फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा। यानी कि किसी भी मीडियम में अगर मैं दो चार्जेस को लेकर जाऊंगा तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, वैक्यूम डिवाइड बाय के। तो मुझे मतलब मुझे के का वैल्यू पता होना जरूरी है। अब मुझे क्या है, एनसीईआरटी में भी वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, वाटर के लिए वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है बच्चों वो 81 होता है, या रिलेटिव परमिटिविटी भी सेम बात है, उसका वैल्यू क्या होता है 81। इससे क्या समझ आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है कि फोर्स इन, अभी हमने पढ़ा ना, फोर्स इन मीडियम किसके बराबर है, वैक्यूम डिवाइड बाय के। यानी कि मीडियम को किससे रिप्लेस कर दो, फोर्स इन वाटर। वाटर के अंदर जो फोर्स है
वो वैक्यूम के कंपैरेटिवली 81 टाइम्स कम है। इसको अगर मैं और इजी भाषा में समझाऊं, अगर मैं आपको ये बोल देता हूं कि दो चार्जेस है सर Q1 Q2, राइट, इनके बीच का फोर्स है 81 न्यूटन, लेकिन कहां पर है वो? वैक्यूम में। अगर इन्हीं दो चार्जेस को मैं पानी में डुबो दूं, इन्हीं दो चार्जेस को अगर मैं पानी में डुबो देता हूं बच्चों, इन्हीं दो चार्जेस को अगर मैं पानी में डुबो देता हूं तो क्या होगा? तो ऐसा होगा, फोर्स इन वाटर किसके बराबर बन जाएगा? फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय 81, क्योंकि पानी के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है? 81। अभी हमने जो भी बात करी यहाँ पर, तो यानी कि पानी के अंदर जाकर वही फोर्स 81 डिवाइड बाय 81 है ना। फोर्स कितना था? 81। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? 81। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने 81 वैल्यू ली थी फोर्स की भी। तो पानी के अंदर जाकर यही फोर्स कितना रह जाएगा? 1 न्यूटन। अगर हवा के अंदर ये फोर्स 81 100 न्यूटन होता तो पानी के अंदर जाकर सिर्फ 100 न्यूटन रह जाता, इतना ज्यादा कम हो जाता, राइट। दैट्स व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सोलवेंट। पानी के अंदर तुम कुछ भी डालो वो डिजोल्व हो जाएगा, ये रीजन है इसका, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, आप चाहो तो लिख सकते हो, ये रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, राइट। अब इस पर कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल करें जो जेई मेंस में भी देखने को मिल सकते हैं आपको, राइट। तो सवाल देखो, सबसे पहला, सपोज इफ एनी चार्ज Q split into two charges Q1 and Q2, for what value of Q1 Q2 we will always get maximum force between them। तो ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल भी है, और ये आपको आना भी चाहिए। मैं बता देता हूँ क्या है यहाँ पर, कि हमारे पास मान लो कोई भी एक बहुत बड़ा चार्ज था, उसको दो चार्जेस में स्प्लिट कर दिया बच्चों हमने। एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। तो Q1 Q2 का वैल्यू कितना हो कि इन दो चार्जेस के बीच का फोर्स हमेशा ही मैक्सिमम रहे? कैसे जज करेंगे इसको? देखो, बहुत ही आसान। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि Q1 Q के बराबर है, तो Q2 को कितना होना पड़ेगा? Q माइनस Q। बहुत ही सिंपल बात। मैं बोलता हूं कि एक चार्ज तो स्मॉल q है, तो दूसरा कितना होगा? Q माइनस Q होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर मैं आप बोलता हूं कि यार इन दोनों के बीच का जो फोर्स आएगा वो क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, राइट। तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, के Q माइनस Q ओवर आर स्क्वेयर। अब कंडीशन ऑफ मैक्सिमा लगा देता हूं कि Q की किस वैल्यू पर फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? dF बाई डी क्यू को किसके बराबर पुट कर दूंगा? 0 के। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं इसको, तो पहले मैं तरीके से लिख लेता हूं, थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। के Q माइनस के क्यू स्क्वेयर, राइट। के क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करा और फिर उसके बाद स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई कराया, नीचे आ गया आर स्क्वेयर और यहाँ पर भी आ गया आर स्क्वेयर, राइट। अब मुझे क्या करना है? बेसिकली मुझे करना है डिफरेंशिएशन dF बाई डी के, और उसको किसके बराबर पुट करना है? 0 के, राइट। तो देख लेते हैं। तो अगर ऐसा मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पर? d बाय डी क्यू। तो मुझे डिफरेंशिएट करना है के क्यू बाय आर स्क्वेयर क्यू, एक तो इसका, माइनस मुझे डिफरेंशिएशन करना है के बाय आर स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर का। ओके। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्यू वेरिएबल है, तो ये तो सिंपल क्या बच जाएगा? के क्यू बाय आर स्क्वेयर। यहाँ पर क्यू स्क्वेयर है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? के बाय आर स्क्वेयर एज इट इज, ये हो जाएगा 2Q और इक्वल्स टू 0। अब के बाय आर स्क्वायर कॉमन लेकर 0 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पर बचता है सिर्फ Q माइनस 2Q इक्वल्स टू 0। यानी कि हर हालत में Q को किसके बराबर होना पड़ेगा? Q बाई 2 के बराबर। यानी कि पहला चार्ज भी आपका क्या होगा बच्चों? Q बाई 2, और दूसरा चार्ज भी क्या होगा? Q बाई 2। इससे क्या समझ आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि अगर कोई भी चार्ज मान लो 10 कूलम्ब है, अगर उसके हम 5 कूलम्ब और 5 कूलम्ब के दो टुकड़े करेंगे और उनके बीच का फोर्स चेक करेंगे, तो वो हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। अगर कोई चार्ज 100 कूलम्ब है, 50 कूलम्ब और 50 कूलम्ब में स्प्लिट करके अगर फोर्स निकालेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। कोई चार्ज 200 कूलम्ब है, 100 कूलम्ब और 100 कूलम्ब में डिवाइड करके फोर्स निकालेंगे तो हमेशा मैक्सिमम मिलेगा।
तो ये बातें हैं इंपॉर्टेंट, राइट। अब अगर मैं इसकी एक और अप्रोच बताऊं तो मैं इसको एक बहुत ही, ये डिफरेंशिएशन की जरूरत ना पड़ती, इसको एक दूसरी अप्रोच से भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि अब ये देखो कि अगर मान लो 10 कूलम चार्ज है, और कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पर। ओके, तो अब ऐसी बात है तो इसकी स्प्लिटिंग देखो कैसे कैसे हो सकती है। 1 कूलम 9 कूलम, ओके सर। 2 कूलम 8 कूलम, ओके सर। 3 कूलम 7 कूलम, 4 कूलम 6 कूलम, 5 कूलम 5 कूलम, राइट। मैं कुछ मर्जी चेक कर लूं, लेकिन जब मैं प्रोडक्ट के पे आऊंगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना बना रहा है 9, यहाँ पर प्रोडक्ट कितना बना रहा है 16, यहाँ पर 21, यहाँ पर 24, लेकिन यहाँ पर 25। अगली स्प्लिटिंग क्या हो सकती है, 6 कूलम 4 कूलम, फिर से प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 24। मतलब कि जब वो चार्ज आधा आधा स्प्लिट हो रहा है तभी मुझे फोर्स मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, तभी फोर्स मुझे मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, राइट। क्या बात समझ आ रही है आपको? तो वहां पर भी तो मैंने यही बोला ना कि भाई चार्ज अगर क्यू था तो उसको अगर Q/2 और Q/2 में स्प्लिट कर दो तो फोर्स मैक्सिमम मिलेगा हमेशा। तो यहाँ पर भी तो यही बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, राइट। और अगर हम बात करें कूलम्स लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं कुछ अच्छे जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चंस में, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई इनिशियली मेरे पास दो, सपोज करो कंडक्टिंग यहां पर स्फीयर्स है, इनके पास सिर्फ मास है। तो मैंने क्या किया, अभी मैं जो बात करूं मैं अर्थ के सरफेस की बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को इक्वल चार्ज दे दिया। जैसे ही मैं चार्ज दूंगा तो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल करने लगेगी, कुछ ऐसे। ध्यान रखना ये इनका फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा F, और ये भी क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन F। सही है सर। उसके बाद जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ये नीचे की तरफ, ये क्या होगा mg, ये क्या होगा बच्चों mg, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल होगा बच्चों ये क्या होगा थीटा, और ये भी क्या होगा थीटा, क्योंकि मास इक्वल है चार्ज इक्वल है, राइट। तो इसलिए इन थीटा में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, बराबर होगा बिल्कुल। 60 डिग्री है तो 30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ। अब अचानक से इस सिस्टम को, अभी भी अर्थ पर हो रही है बात यहाँ पर, अचानक से इस सिस्टम को मैं स्पेस में ले जाऊं, अगर अगर मैं स्पेस में ले जाऊंगा तो व्हाट विल बी नेट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। सवाल क्या है, इफ आई टेक दिस सिस्टम इनटू इनफाइनाइट स्पेस, राइट। स्ट्रिंग की लेंथ एल एल है यहाँ पर, ये एल स्ट्रिंग की लेंथ और ये एल, तो व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन दीज टू मासेस। ओके, तो देख लेते हैं। तो जब मैं डीप स्पेस में जाऊंगा बच्चों, डीप स्पेस में जाकर ग्रेविट फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का वेट जो mg है वो क्या हो जाएगा जीरो। हमने पढ़ रखा है ना, g इज इक्वल टू gm/r²। अब इनफाइनाइट पे ले जाओगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो रहेगा, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी खत्म हो जाएगा इनके बीच का, राइट। अब क्योंकि इनका वेट जीरो हो चुका है तो नीचे लगने वाला जो कंपोनेंट था बच्चों mg वो तो खत्म हो चुका है, जीरो। नीचे लगने वाला कंपोनेंट जो है mg वो तो खत्म हो चुका है, जीरो। सिर्फ क्या फोर्स बचने वाला है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या फोर्स बचने वाला है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो सेपरेशन है वो अचानक से कितनी हो जाएगी 2l। इनके बीच का जो एंगल है अचानक से क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूंगा तो वो फॉर्मूला क्या होगा कि Q1 Q2/r²। तो फॉर्मूला क्या होगा बेसिकली के, चार्जेस अगर बराबर थे तो Q इंटू क्यू क्यू स्क्वेयर, और लेंथ कितनी है बच्चों 2l है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2l का होल स्क्वेयर। और थीटा का वैल्यू दोनों के फोर्स के बीच में कितना आएगा 180 डिग्री। तो अचानक देखो पता लगा आपको कि स्पेस में जाते ही mg वीक होना स्टार्ट हो जाएगा और इन्फाइनाइट स्पेस में जाकर mg खत्म हो जाएगा। इस तरह से मुझे ये देखने को मिलेगा कि भाई फोर्सेस क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अट्रैक्शन फोर्स को तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमने सीखा है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा डोमिनेट है। अगर एक जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाए, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही पूछा जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो बहुत वीक है ना, राइट। तो ये एक अच्छा सवाल था जो इस पर बन सकता था बच्चों, राइट। ऐसे कितने भी सवाल बना लो, कितने भी सवाल बना लो। अगर मैं आपको ये यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अगर कोई चार्ज Q1 है बच्चों जो कि 10 कूलम का है, यहां पर मैंने एक Q2 चार्ज रखा जो कि 5 कूलम का है, इनके बीच की सेपरेशन है 1 मीटर। ओके, सो मेरा सवाल क्या है, व्हाट विल बी
effect on what will be effect on force exerted by Q2 on Q1 if we place another charge at 1 meter distance from Q1 having value 5 कूलम, राइट। तो भाई अगर Q2 Q1 पर कोई भी XYZ फोर्स लगा रहा है और अगर मैं Q1 से 1 मीटर की दूरी पर एक 5 कूलम का चार्ज और रख दूं तो जो Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है उससे उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अब आप में से बहुत से बच्चों को लगेगा बिल्कुल सर फर्क पड़ेगा, राइट। फर्क पड़ेगा लेकिन वो टोटल फोर्स में फर्क पड़ेगा। Q2 कितना फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और यहां पर आएगा K, है ना। अगर मैं बात करता हूं 1 पर 2 कितना फोर्स लगा रहा है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कितना फोर्स लगा रहा है, K को K रहने देते हैं, Q1 Q2 मतलब 5 कूलम और 10 कूलम मतलब कि 50 डिवाइड, तो यानी कि F12 का वैल्यू कितना है 50 K। अगर मैं यहां पर एक और चार्ज रख भी दूं तो इस फोर्स पर क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। फर्क किस पर पड़ेगा, टोटल फोर्स ऑन Q1 पे फर्क पड़ेगा। Q2 Q1 पर पहले भी इतना ही फोर्स लगा रहा था, बाद में भी इतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन बदल क्या रहा है, बदल रहा है सिर्फ नेट फोर्स। पहले इस पर नेट फोर्स 50 के था, अभी नेट फोर्स कितना आएगा, एक फोर्स अगर ये भी अपना फोर्स लगाने लग जाए F13, राइट, तो नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, नेट फोर्स का रिजल्टेंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन क्या ये वाला फोर्स चेंज हुआ, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1 नहीं हुआ ना चेंज। मेरी बात को फिर से सुनो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये बोर्ड है और मैं इस पर पुश कर रहा हूं, मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। अचानक से कोई मेरे से ये पूछता है कि अगर यहाँ पर एक और बंदा आ जाए और वो भी 10 न्यूटन फोर्स लगाने लग जाए तो जो तुम फोर्स दीवार पर लगा रहे हो उससे क्या, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले भी 10 न्यूटन लगा रहा था, अभी भी मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं। फर्क तो टोटल फोर्स पर पड़ेगा जो दीवार पर लग रहा है। जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो पहले भी 10 न्यूटन लगा रहा था, अभी भी 10 न्यूटन लगा रहा हूं, राइट। लेकिन दीवार पर लगने वाला टोटल फोर्स बदल जाएगा। तो यहां पर सवाल यही था कि अगर एक चार्ज दूसरे पर कुछ फोर्स लगा रहा है तो अगर मैं एक और चार्ज रख दूं तो उस चार्ज का उस पर फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको एक सिंपल सा सवाल देता हूं करने के लिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल, राइट। तो मैं हर बार पूरी पूरी उम्मीद से एक क्वेश्चन लिखता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे, तो लेट्स सी कि कौन आंसर कर पाता है इसको। इफ फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, if force between any 2 point charges located at 2 meter is F. If force between any two charges located at 2 meter is F. What should be separation between two charges? What should be separation between two charges so that net force between them become 16 Newton? Oh sorry, become 16F. सो ये सवाल है बच्चों। पहले अगर 2 मीटर सेपरेशन है तो फोर्स F है, कितनी सेपरेशन करूं कि फोर्स 16F हो जाए, राइट। तो आई होप
आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी करेंगे। तो अगली वीडियो में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा कुलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो ये इस चैनल पर अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अब तक लेक्चर्स बहुत ईजी थे, स्मूथ थे, और आई होप आपको भी कोऑर्डिनेशन बैठ रहा होगा मेरे साथ। लेक्चर्स के नोट्स आप बना रहे होंगे। बहुत ही नीट एंड क्लीन नोट्स बनाना बच्चों, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। राइट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।